जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आप लोगों के कहने पे फाइनली आज मैं ओडिशा पीसीएस यानी ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम की पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सीरीज का जो नाम होगा समाधान सीरीज। अब इस समाधान 1 में हम पहले ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, मैच द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पे जो है पहले वाले कॉलम में क्या दिया हुआ है, कुछ लोकल विंड्स का नाम दिया हुआ है और सेकंड में जो रीजन है, जो एरिया है उसका नाम दिया है। तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, चीनूक है, दूसरा सिरोक्को है, ब्रिकफील्डर, मिस्ट्रल और इधर दिया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 30 ए आंसर होगा। अब क्यों होगा उसको डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए जो चीनूक है, चीनूक कहाँ बहता है? चीनूक इज हॉट एंड ड्राई विंड्स। क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड्स। कहाँ बहता है? रॉकी माउंटेन। ये आप देख रहे हो रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन के साथ मिलाएंगे भी। अब डिटेल्स में अगर बात करेंगे देखेंगे ये रॉकी माउंटेन के पास ही बहता है। अब होता क्या है, इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये स्नो मेल्ट कर देता है और स्नो मेल्ट करने की वजह से जो एनिमल रेयरिंग है और कल्टीवेशन ऑफ व्हीट है इसमें भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला चिनूक विंड का डायरेक्शन है। अब मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए होता ये है कि चिनूक विंड इधर से आती है, मतलब एक आप जानते हैं हवा बहती है। अब बहने की वजह से जितने ऊपर उठेगी, आप लोगों को पता है जब हवा ऊपर उठती है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होती है। मतलब द टेम्परेचर डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट या अल्टीट्यूड इज नॉन एज नॉर्मल लाप्स रेट। आपको ये पता है। तो नॉर्मल लाप्स रेट की वजह से जितना हवा ऊपर जाएगी उतना ठंडा होगी और कूल होगी। कूल होने के बाद क्या बनाएगी, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बारिश होगा। ये जाहिर सी बात है। लेकिन इसका जो एक पार्ट इधर आ जाती है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से और टेम्परेचर फिर से बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो स्नो होती है, इस स्नो को चूंकि ये हवा फिर से गर्म होती है तो स्नो को मेल्ट कर देती है। अब स्नो को चूंकि मेल्ट कर देती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नो ईटर। और क्या किसमें फायदेमंद होता है? एनिमल रेयरिंग एंड व्हीट कल्टीवेशन में फायदा होता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है चिनूक के बारे में। अब दूसरा देखते हैं सिरोक्को। सिरोक्को क्या है? सिरोक्को कहाँ बहती है? ना इटली में बहती है। ये हार्मफुल विंड है। अब सिरोक्को का जो उसको ब्लड रेन कहते हैं। क्यों ब्लड रेन कहते हैं? क्योंकि ये सपोज सहारा है। मैं आपको बड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। वेट, ये सहारा एरिया है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से जब ये चलती बहने लगती है, लो प्रेशर की वजह से हवा बहने लगती है। अब इस सहारा जो सैंड है, सैंड से बहुत सारे सैंड इकट्ठा करती है। अब सैंड का कलर चूंकि रेड है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड वगैरह मिला होता है, रेड है। अब बाद में मेडिटेरियन सी से ये वाटर कलेक्ट करती है और इटली में बारिश करती है। इटली में बारिश करती है। तो ये जो आयरन ऑक्साइड यानी सैंड, रेड सैंड मिल जाती है और यहाँ से पानी कलेक्ट करती है। तो जहाँ गिराती है, बारिश होती है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है रेड हो जाता है। इसी को ब्लड रेन कहा जाता है। ये कहाँ पे है? इटली में। अब कुछ नाम दिया हूँ, चूंकि सारे चीज डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है तो मैं एक पीडीएफ की तरह दिया हूँ। देखिए चिनूक है, रॉकीज माउंटेन, आपका सिरोक्को है, सहारा टू मेडिटेरियन, बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि बोरा है, आपका मिस्ट्राल है। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कौन सा हॉट विंड, कौन सा कोल्ड विंड। तो ये जो है ब्रिकफील्डर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, पता चल गया। नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, ये पता चल गया। आपका सिरोक्को है यहाँ पे सहारा के पास, ये पता चल गया, ठीक है। मिस्ट्रल यूरोप में, ये पता चल गया। तो आंसर क्या होगा? ये ही होगा, क्योंकि चिनूक के साथ कौन सा जोड़ेंगे? देखिए यूएसए, ऑप्शन ए का 1, सिरोक्को का आपका वेट सिरोक्को अफ्रीका है 4। देन आपका ब्रिकफील्डर में बताया था आपको कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया। हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। 39 नंबर क्वेश्चन था। ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो होगा पहले मैं बता दूं, लाओस। और क्यों होगा मैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए
अब ये देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया क्या है। ये जो आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया कौन सा, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, सबको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। अब इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, पूरा रीजन में लाओस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री। याद रखिएगा, लाओस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री। अब इसकी अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकती है, इसकी बाउंड्री का पूछ सकता है। अब बाउंड्री क्या क्या है, देखिए बाउंड्री में दिया है क्या, 5 कंट्रीज है। कौन सी है 5 कंट्रीज में है, देखिए थाईलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ थाईलैंड है, आपका म्यांमार है, चाइना है, तो वियतनाम इन द ईस्ट, म्यांमार एंड चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट। और इसकी जो करेंसी है किप, करेंसी क्या है किप, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगर हम इसके और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जाएं तो टोटल अगर एशिया में देखें, एशिया में कितना लैंडलॉक्ड कंट्री है टोटल ना, टोटल 12 लैंडलॉक्ड कंट्री, जैसे कि अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये टोटल 12 लैंडलॉक्ड कंट्री कहाँ है, एशिया में है। अब उसमें से सबसे बड़ा अगर कभी पूछ देता है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो वो ऑप्शन होगा काजाकिस्तान। कौन सा, काजाकिस्तान। अब काजाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे काजाकिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज है रसिया, आपका किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब है। और कौन सा सी लगा हुआ है, कैस्पियन सी काजाकिस्तान को टच करती है, ठीक है। और उसके कैपिटल जो है नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना हुआ करता था, अभी नूर सुल्तान है। और ये एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्रीज भी है। आई होप कि ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। देन देखते हैं क्वेश्चन और क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर। अब कौन से अर्थक्वेक वेव्स बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एस वेव्स, पी वेव्स, आर वेव्स, एल वेव्स। तो आंसर जो होगा उसका एग्जैक्ट आंसर होगा एल वेव्स। अब एल वेव्स क्यों होगा, देखते हैं सेस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जी सेस्मिक वेव्स जनरली 2 टाइप्स होता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स आता है, और जो सरफेस वेव्स आता है उसमें एल वेव्स यानी लव वेव्स एंड रेले वेव्स। तो ये जो एल वेव्स यानी लव वेव्स है ये सबसे डिस्ट्रक्टिव है। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो लव वेव्स आप समझ ही सकते हो कि लव है, अरे भाई बड़ा खतरनाक होगा, तो लव वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात किया हूँ, जैसे कि लव वेव्स, क्योंकि जो दिए थे वो वेव्स का नाम, उनका नाम लव से होता था। उसके बाद में एस वेव्स जो है, पी वेव्स जो है, कभी कभी पूछ लेता है कि एस वेव्स ट्रैवल थ्रू कौन सा से ट्रैवल करता है। एस वेव्स आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, एस से एस यानी सिर्फ सॉलिड से जाता है, और पी वेव्स लेकिन जाता है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस बोथ, ठीक है। बाद में देखते हैं हाइपोसेंटर, फोकस, ये सब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सपोज ये अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुई, इस जगह को बोलते हैं फोकस, यानी हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, क्या फोकस और हाइपोसेंटर को कहा जाता है। और जहां से पहले सरफेस को टच करती है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और 2 स्केल है, रिक्टर स्केल एक है और एक है मर्सल स्केल। तो रिक्टर स्केल का काम क्या है, रिक्टर स्केल वो करती है मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करती है, और मर्सल स्केल इंटेंसिटी को, मतलब कितना डिस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको मेजरमेंट करती है। ये देख लीजिएगा थोड़ा। फिर बात करते हैं, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, मतलब टेक्निकल इशू की वजह से कुछ हुआ है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बड़ा आसान सा सवाल है कि कोरवा करके एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कौन से रीजन में पाई जाती है कोरवा। अब इसका जो ऑप्शन होगा ये डी होगा, झारखंड होगा, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है, ये ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है, आप लोग जानते हो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है। इसमें क्या करते हैं ना, एक फील्ड को यानी जंगल को जला देते हैं, जला देने के बाद वहां पे कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर करते हैं। फिर 4-5 साल के बाद, कुछ सालों के बाद इस एरिया का जो जब फर्टिलिटी कम जाता है, घट जाती है, तो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये जो कोरवा है ये झारखंड में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है इसको कोरवा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं और भी बहुत सारे नाम दिया हूँ जो आ सकता है, एक्सपेक्टेड से क्वेश्चन बन सकती है, चाहे आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या अलग एग्जाम दे रहे हो, उसमें आ सकती है। जैसे कि झूमी कहा जाता है, बेवर या दहिया कहाँ कहा जाता है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कुमरी कहाँ कहा जाता है, वेस्टर्न घाट में। आज यहाँ पे बताया कोरवा झारखंड, खील आपका हिमालयन रीजन में। उसी तरह बहुत सारे कंट्री में, जैसे कि रे वियतनाम, ताबी मडागास्कर, आपका लोगान वेस्टर्न अफ्रीका, आपका रोका ब्राजील,
छेना श्रीलंका, तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप फाइल मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि अभी पीसीएस को टाइम भी है और आप लोग बहुत कम समय में देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये भी मैच द फॉलोइंग है, 2-3 उसका दिया हुआ है, लोएस है, मोरेंस है, ग्रेवल्स है, सैंड एंड क्ले है, और कौन सा इरोजनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, किसका फीचर्स है एग्जैक्टली। तो आप लोगों को अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ा नाम नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा है। तो ये सब इसका जो ऑप्शन होगा बी। अब क्यों होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मोरेंस क्या है, मोरेंस ग्लेशियर डिपॉजिट का एक जो डिपोजिशन फीचर्स है ग्लेशियर का, लैटरल मोरन कहा जाता है, आपका मेडियल मोरन कहा जाता है, टर्मिनल मोरन कहा जाता है। ये फीचर्स उसके डिपोजिशन के प्रोसेस के हिसाब से, मतलब कहाँ पर डिपोजिट कर रहे हैं, साइड में या फिर आगे या पीछे कहाँ पर डिपोजिट कर रहे हैं, उस हिसाब से बताया जाता है। तो मोरेन जो है ग्लेशियर्स का डिपोजिशन फीचर्स है। और क्या है, मैं बहुत सारे दे दिया हूँ, क्योंकि आप यहाँ वहाँ ढूंढे ना, इकट्ठा आप लोगों को मिल जाए। इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स का दिया हूँ, ये इरोजनल है, ये डिपोजिशनल है। तो ये जो मोरेन आप देखे थे डिपोजिशनल फीचर्स है ग्लेशियर का, आपको मिल गया। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ग्लेशियर का दे दिया हूँ, सारे देख लीजिएगा एक बार। और बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, विंड का इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स दिया हूँ, जैसे कि इरोजन में आएगा यरडंग, जुगेन, आपका मशरूम रोग ये सब आएगा विंड का इरोजन में। वैसे डिपोजिशन का फीचर्स में विंड का आएगा क्या, सैंड ड्यून्स, बर्गन ड्यून्स, आपका स्टार ड्यून्स, ये सब आएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी लास्ट में ये है इरोजनल एंड डिपोजिशन फीचर्स ऑफ वेब का। वेब का भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए जैसे कि कभी दे दिया टोम्बोलो किसका फीचर्स है, डिपोजिशन फीचर्स हो, या ऐसे ही पूछ लेता है। तो टोम्बोलो ऑब्वियसली वेब का है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Which climatic phenomena is characterized by cooler than normal sea surface temperatures in the Central Pacific Ocean? So ये क्वेश्चन है, question is about the Central Pacific Ocean and the options are La Nina, El Nino, Monsoon and Tornado. So the correct answer will be La Nina. तो ये कैसे ला नीना होगा वो भी देखेंगे, और बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, एल नीनो क्या है, मॉनसून क्या है, टोर्नाडो क्या है, इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है पैसिफिक ओशन का। ठीक है, पैसिफिक ओशन का पिक्चर है। अब इसमें होता एग्जैक्टली क्या है ना, ड्यू टू साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, जो इक्वेटोरियल वार्म वाटर क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में आके डिपॉजिट होता है, एक्यूमुलेट होता है, यानी जमा होती है। मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के कारण इक्वेटोरियल जो वार्म वाटर होता है वो आके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में एक्यूमुलेट होती है, यानी जमा होती है। अब इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर क्रिएट होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में ही बहुत ज्यादा बारिश होगी और पेरुवियन कोस्ट में सूखा पड़ेगी। तो इसी फेनोमेना को ला नीना कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ला नीना इसी फेनोमेना को कहा जाता है क्या ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, और उसके ऑपोजिट में पेरुवियन कोस्ट में क्या होगा, यहाँ से अंडर वाटर यहाँ से जो वाटर आएगी ये न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की वजह से छोटी मच्छी इसको खाने के लिए आएंगे। अब छोटी मच्छी को खाने के लिए बिग फिश आएंगे, यानी बड़े मच्छी। अब इसके कारण पेरुवियन कोस्ट पे, यानी पेरुवियन कोस्टल एरिया पे बहुत सारी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं एल नीनो क्या है ना। एल नीनो इसका टोटली बिल्कुल ऑपोजिट है। जो वार्म वाटर कहाँ डिपोजिट होती थी पहले, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में, अब ये पेरुवियन कोस्ट में डिपोजिट होगी। अब इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी पेरुवियन कोस्ट पे। ठीक है, अब लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा ना, पेरुवियन कोस्ट पे। तो बारिश ऑब्वियसली कहाँ पे होगी, पेरुवियन कोस्ट पे।
इसके ऑपोजिट पहले होती थी ऑस्ट्रेलिया पे, जिसको लानिना कहा जाता था, अब हो रही है साउथ अमेरिका यानी पेरुवियन कोस्ट पे, तो इसको एल नीनो कहा जाता है। अब इसकी वजह से इसकी जो ऑपोजिट कोस्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया पे क्या होती है, कभी कभार सूखा पड़ती है। अब सूखा की वजह से आप सुने होंगे वाइल्ड फायर, बुश फायर, ये सब फेनोमेना यहाँ पे डेवलप होती है ऑस्ट्रेलिया पे। इसके लिए मैं हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए आज आपको हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। देन बाकी जो टर्मिनोलॉजी थी साइक्लोन एंड टोर्नाडो, उसको भी देख लेते हैं। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज एन इंटेंस vortex or a whirl in the atmosphere with very strong winds circulating around it in anti-clockwise in direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere। ये साइक्लोन का डेफिनेशन है। अब देखते हैं टोर्नाडो। टोर्नाडो एग्जैक्टली लोकल फेनोमेना है, ये भी रोटेटिंग विंड है, लेकिन ये प्योरली लैंड मतलब प्राइमरी लैंड बेस्ड फेनोमेना है। और साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर कहाँ पे? ओशनिक फेनोमेना है। और ये फ्यूनल शेप्ड वाला जो आप देख रहे हैं, फ्यूनल शेप्ड क्लाउड, ये वाला, ये है टोर्नाडो, जो कि लोकल फेनोमेना है। साइक्लोन लो प्रेशर फेनोमेना और थोड़ा बड़ा फेनोमेना, वाइल्ड ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। अब मॉनसून क्या है? द मॉनसून रेफर्स टू ए सीजनल विंड पैटर्न, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम व्हिच मूव या फिर which blows in one direction लगभग 6 महीना, फिर another direction। तो इसका आंसर मॉनसून कभी भी होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ला नीना। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बेसिक सा है, बहुत ही आसान सा है। देखते हैं क्या है ना, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है ना, ऑस्ट्रेलियन कुछ स्टेट्स दिया हुआ है और कुछ सिटीज दिया हुआ है, तो इन स्टेट्स के अंदर कौन सी सिटीज आती हैं? देखिए क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। और इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, एडिलेड दिए हैं, ब्रिस्बेन, कैलगरी, मेलबोर्न एंड सिडनी। अब इसकी ऑप्शन यानी ये आंसर होगी, करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड स्टेट्स के अंदर कौन से आती है? ब्रिस्बेन सिटी आती है, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड जो सिटी है वो आती है। अब 2 हो गया। अब है आपका विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया कहाँ पे आती है? विक्टोरिया के अंदर मेलबोर्न सिटी आती है, मैं इसको पिक्चर में दिखा दूंगा, डोंट वरी। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कैलगरी सिटी आती है, मैं इसको पिक्चर के साथ दिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। क्वींसलैंड आइलैंड जो है, क्वींसलैंड जो है, ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसके अंडर होगी मैच द फॉलोइंग में। साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या? एडिलेड है, ठीक है। ये बेसिकली फेस्टिवल, फूड एंड वाइन की वजह से जाना जाता है। और विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया कैपिटल मेलबोर्न है, अब ये स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है बेसिकली। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, कैलगरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गोल्ड माइनिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। देख लीजिए पिक्चर में एक बार, ये है, ये क्वींसलैंड, ये है ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट जिसको बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, मेलबोर्न साउथ में है, एडिलेड इधर है, एडिलेड, और बाकी जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इधर है। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन आता है फिर से, मैच द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब है नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट है। अब गलत मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि एग्जैक्टली करेक्टली बताया या नॉट बताया, तो नॉट बताया। अब इसमें से कुछ डेट है, जैसे कि जून है, दिसंबर है, मार्च है, सितंबर है, और सन्स के पोजीशन दिया हुआ है। अब सन्स किस पोजीशन में कब रहता है, ठीक है। तो जून महीना में मिड डे सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए एक बार, ये वाला मिड डे सन जून महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल है। फिर देखते हैं क्या है, दिसंबर महीने में मिड डे सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही है। मार्च में मिड डे सन ओवर इक्वेटर, बिल्कुल सही है। और ये जो डी जो है, मिड डे सन ओवर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल पर सन कभी उस सितंबर में आती नहीं, क्या कभी आती नहीं।
अब देख लीजिए, जून में मिड डे सन हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप देखे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की पोजीशन रहती है। मार्च एंड सितंबर में क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेटर पे रहता है, ठीक है। लेकिन द सन नेवर डायरेक्टली ओवरहेड एट द आर्कटिक सर्कल, सन डायरेक्टली नेवर हेड कहाँ पे, डायरेक्टली नेवर ओवरहेड एट द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में कभी होती नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होती। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फेनोमेना जान लेते हैं फंडामेंटल के लिए। इक्विनेक्स, इक्विनेक्स क्या है जो हमने पढ़ा 21 जून एंड 23 सितंबर, क्या है ना, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, जिसको इक्विनेक्स कहा जाता है। इसके मतलब ये है कि एट दिस पोजीशन सन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन द इक्वेटर, ये वाला, ठीक है, इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज होती है सन की, जिसको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट यानी इक्विनेक्स कहा जाता है। और क्या है, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस कब होती है, 22 दिसंबर, ठीक है। तभी क्या होता है ना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, और इसकी वजह से सन्स रेस वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन की जो रेस है कहाँ फॉल होती है, वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी टाइम पे नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, तभी नाइट्स लॉन्ग हो जाती है देन द डेज। और बाद में देखते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्या है ना, ये 21 जून को होती है, यहाँ पे डेज आर लॉन्गर हो देन नाइट्स। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन टिल्टेड होती है, ठीक है। अब देखते हैं और एक दो तीन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजी। एक है एपिहेलियन, एक है पेरिहेलियन। तो ये जो सन की पोजीशन है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन है, अर्थ एलिप्टिकल पाथ में घूमती है सन की चारों ओर। अब जब क्लोजेस्ट हो जाती है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर, तभी उसको बोलते हैं, जनवरी महीने में जनरली होती है, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है, क्लोजेस्ट पोजीशन। और जो फारदेस्ट पोजीशन है अर्थ की सन से, इसको बोलते हैं एपिहेलियन। ये जनरली जुलाई में होती है और लगभग 152 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है अर्थ रोटेशन डे पे क्वेश्चन है, ये बेसिक सवाल है। तो ऑप्शंस क्या है, द अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 8 एवरी ईयर, बिल्कुल सही है। दिस डे इज डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द डिस्कवरी ऑफ अर्थ शेप। देखिए ये जो है इसका ऑप्शन है, क्या होगा 1 and 4, क्या होगा 1 and 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 and 4 होगा। अब बताते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट कब होता है, 8 जनवरी एवरी ईयर। क्यों होता है ना, डिस्कवरी किया गया था अर्थ रोटेशन बाय फ्रेंचमैन, कौन, लियो फौकाल्ट 1851 में। तो ये डिस्कवरी किया गया था अर्थ की रोटेशन को, तो इसलिए जनवरी 8 को एवरी ईयर अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। अब ये सही है। सेकंड नंबर ऑप्शंस बता रहा है कि दिस इज, ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, देखिए अर्थ शेप को डिस्कवरी किया गया था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा है वो। फिर ऑप्शन नंबर 3 है, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एक्नॉलेज द अर्थ ब्यूटी। क्या यहाँ पे अर्थ ब्यूटी की बात कुछ कहा गया है, बिल्कुल नहीं, अर्थ रोटेशन की बात कही गई है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, क्योंकि ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स मूवमेंट, रोटेशन की बात की गई है, तो 1 and 4 इज द राइट आंसर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, टाइडल वेव्स आर कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। टाइडल वेव्स, ज्वार भाटा की बात की गई है। तो ये आसानी से आपको पता होगा और सबको पता होगा कि मून्स ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑन द अर्थ। फिर भी मैं दिखा देता हूं, देखिए ये मून है, ये मून है और ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब ये अर्थ जो है, मैं कलर चेंज कर लूं, ये अर्थ है। अब मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स मिला के इसकी वाटर को अपनी ओर
अट्रैक्ट करती है। क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन अर्थ एंड मून आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेना ऑफ टाइड्स। सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन एज कंपेयर टू मून नहीं हो पाती, क्योंकि मून सन से, ये अर्थ से बहुत क्लोज है। ठीक है, अब और एक दो फेनोमेना है, जैसे कि स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड जो है ये बहुत लार्जर होती है, क्योंकि अर्थ इधर है, मून एंड सन बोथ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ इंपैक्ट होता है, एक ही लाइन पे होता है, जिसको सीजीगी भी कहा जाता है। इसको अलग से वीडियो में कभी डिस्कस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जो लार्जर होती है। और नीप टाइड, जब सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन इस तरह होती है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उतना हो नहीं पाता, तभी इसको नीप टाइड बोलते हैं, जो कि थोड़ा स्मॉलर होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ लैंड नियर सी इज वेरी लेस कंपेयर टू दैट फ्रॉम द सी, दिस इज ड्यू टू। इसकी जो आंसर होगी, इसकी आंसर होगी हाई हीट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। हाई हीट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। अभी क्या एग्जैक्टली है देखो, यहाँ पे बताया मतलब वाटर का जो है, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब यह है कि वाटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है बहुत सारे हीट को। ठीक है, और इसको टेम्परेचर बिना बढ़ाए, दैट मीन्स water can absorb and store large amount of heat without significant rise in temperature। होता क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम सी जो होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज सी है और ये लैंड है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम सी एब्जॉर्ब हीट, सी क्या है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है ज्यादा। और इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि लैंड को ज्यादा गर्म नहीं होती, लैंड ज्यादा गर्म नहीं हो पाते उसके आसपास। इट प्रिवेंट्स द लैंड फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, क्योंकि ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी। और रात में क्या होता है, एट नाइट द सी रिलीज, ये अगेन रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है। बहुत जल्दी नहीं, स्लोली इट रिलीज द हीट, stored heat slowly, keeping the surrounding water warmer and moderating effects of the sea reduce temperature fluctuations in the coastal region। ये इसका आंसर है। और उसके साथ क्या है, humid air। Humid air near the sea also plays a role in maintaining a stable temperature as it retains heat more effectively than the dry air। Humid air ज्यादा हीट रिटर्न करता है। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, जो लोकल विंड्स के फेनोमेना में, आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा वीडियो लाने में आप तक पहुंचाने में आसान हो और मोटिवेट हो। सो गॉड ब्लेस यू। वंदे उत्कल जननी। थैंक यू।